तो इस तरह हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। अब तमाम जो लीडर्स हैं, मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, अगली कार्रवाई के लिए अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए कूच कर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 18 तारीख से लेकर 21 दिसंबर तक चलने वाले इस विधानसभा का शीतकालीन सत्र में लोअर हिमाचल को क्या कुछ दे गई सरकार और किस बात को लेकर के चर्चा हुई। बहरहाल फिलहाल हमारे साथ डलहौजी विधानसभा यानी बनीखेत विधानसभा सीट से वहां के विधायक DS ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और बात आज बनीखेत की होगी, बात आज डलहौजी की होगी, बात विकास की होगी और मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री से कितना कुछ सहयोग ले पा रहे हैं DS ठाकुर, क्योंकि इस वक्त वहां का आधिकारिक तौर पर कहे जाने वाला कि बेटा हूं नेता नहीं हूं, बेटा इस वक्त विपक्ष में बैठा है, तो विकास के काम कैसे हो रहे हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद जी। विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है, सवाल आपकी तरफ से भी लगे। नो डाउट आपने अपने विधानसभा सीट के जनहित के मुद्दे उठाए होंगे, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, किस तरीके से क्या लगता है कि जो 4 दिन का सत्र था, बेसिकली अगर हम बनीखेत की बात करें, विधानसभा की, डलहौजी विधानसभा की बात करें, तो कितना उपयोगी साबित हुआ? डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के हमने शीतकालीन सत्र तपोवन धर्मशाला में सेशन में हमने अपने विधानसभा के जो मुद्दे थे रखे। हमारा जो उसमें विशेष उसमें रहा, प्रश्न भी रहे और सरकार से हमने जानने की कोशिश भी की। शिक्षा के स्तर पे हमारे डलहौजी विधानसभा क्षेत्र काफी फैला हुआ क्षेत्र, 300 किलोमीटर के दायरे में दूरदार का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें कॉलेज हमारी विधानसभा में 4 कॉलेज आते हैं और उसमें हमने पूछा था कि कितने पद खाली हैं। तो बनीखेत कॉलेज, भलई कॉलेज, तेलका और सलूनी कॉलेज के 28 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद खाली हैं और जिससे हमारे जो बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं उनको बहुत समस्या आ रही है। अगर लेक्चरार नहीं होंगे तो बच्चे दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो जाएंगे। अब भलई कॉलेज की बात करूं तो वहां 12 पद खाली है प्रोफेसर के, मात्र 2 प्रोफेसर हैं वहां पे। तो बच्चे हाल में जो हमारी वहां की बेटियां पढ़ती हैं, लड़के पढ़ रहे हैं गरीब परिवारों की, जब वहां प्रोफेसर नहीं होंगे तो स्वाभाविक हो जाएंगे दूसरे कॉलेज में या घर बैठ जाएंगे। तो मेरा प्रश्न था शिक्षा मंत्री जी से कि कब आपकी इन पदों को भरेंगे। ठीक है। तो वो कहते तो हैं पर भरते नहीं हैं। पता नहीं डलहौजी कंस्टिट्यूएंसी शिक्षा का वो विकास नहीं करना चाहते या किसी के प्रेशर में आ जाते हैं। और दूसरा, भलई कॉलेज की बात करें तो वहाँ पिछली जयराम की सरकार में 5.5 करोड़ रुपये जो है कॉलेज के भवन के लिए स्वीकृत हुआ था। अभी कॉलेज उस टेंडर हुआ तो BSNL जो ये की ओर से टेंडर हुआ और लोएस्ट कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर भी खुल गया, तो वो मंत्री महोदय ने रोक दिया। जब मेरी बात हुई उनसे तो कहते जी यहाँ बच्चे कम हैं। अब जो 150 बच्चे थे, तो जब वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं होंगे तो बच्चे दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होंगे। ना तो ये प्रोफेसर दे रहे हैं, ना कॉलेज की बिल्डिंग बनने दे रहे हैं। तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शिक्षा मंत्री जी डलहौजी क्षेत्र की शिक्षा का स्तर को या तो वो नीचे कर रहे हैं या वो वहाँ बच्चों के पढ़ाई के लिए प्रोफेसर नहीं भेजना चाहते। तो इसमें मैं मुख्यमंत्री से निवेदन भी करूंगा कि जो बिल्डिंग का टेंडर हुआ था उसको अवार्ड किया जाए और उस भवन का निर्माण शुरू हो ताकि बच्चों को जल्दी कॉलेज का बिल्डिंग तैयार हो जाए और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। बड़ा अच्छा लगा DS ठाकुर साहब की, मतलब DS ठाकुर से बात की हमने, और चूंकि कई ऐसे आपके इलाके हैं, DS ठाकुर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इन्होंने बताया कि 300 किलोमीटर का दायरा है, सुंडला, किहार, जो काफी लंगेरा रास्ता, काफी मतलब उसके जनजातीय क्षेत्र बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जनजातीय क्षेत्र से आता है और ऐसे में अगर पिछड़ा क्षेत्र में आता है, और अगर ऐसे में आपका विधायक किसी मीडिया से बात कर रहा हो
और स्टार्टिंग से ही वो फोकस कर रहा हो एजुकेशन पर। बकायदा हमने कई इंटरव्यू किए हैं, आपने भी देखा होगा। जब हम नेता से कोई बात पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बोलते हैं जी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अमूमन आपको ये देखने को मिलेगा कि जल्दी लीडर्स एजुकेशन पे कोई चर्चा करना नहीं चाहते। ठाकुर साहब, कितने दिनों से ये एजुकेशन के लिए जो आप प्रोफेसर की मांग कर रहे हैं, कितने दिनों से ये पद रिक्त चला रहा है? ये 2 सालों से, जब से कांग्रेस की सरकार आई है सत्ता में, तब से ये पद खाली हो गए हैं। हम 2 साल से शिक्षा मंत्री से बार बार मांग कर रहे हैं। अभी पिछले 2 महीने पहले शिक्षा मंत्री जी रोहित ठाकुर जी तेलका में उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन का शिलान्यास किया। मंत्री जी आए, शिलान्यास किया और हमें उसकी जानकारी तक नहीं थी। जब हम भले माता मंदिर में मत्था टेकने गए तो वहां और मंत्री जी भी आए, तो मैंने सारी समस्याएं रखी और उन्होंने माना कि नहीं, मैं जल्द बिल्डिंग का काम भी शुरू कराऊंगा, जो पद रिक्त हैं भले ही कॉलेज के उनको भरूंगा भी। और अब 2 महीने तक कोई भी ना तो टेंडर अवार्ड होने दिया उन्होंने, ना कोई पद भरा। इस तरह से ही तेलका में एफसीए केस क्लियर है, 5.5 करोड़ रुपया भी पिछली सरकार के टाइम में उसकी सैंक्शन मिल चुकी है, विभाग के खाते में पैसे आ गए हैं, अभी तक टेंडर नहीं लगाया उसका। तो ऐसे ऐसे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी, जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, वह शिक्षा के स्तर को बढ़ाना नहीं चाह रहे, नाइंसाफी कर रहे हैं। हाँ, नाइंसाफी करे, जो हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इस तरह से हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, आप जो अपना नडल की बात करें, उधर आप ग्राउंड स्कूल की बात करें, या सलूनी के साथ लगता हमारा सिंगाधार की बात करें, या हमारा छनाणु सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें, मैंने 5 स्कूल का जो रिक्त पद हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल को, वो मैंने विधानसभा में प्रश्न रखा था। तो उसमें 50 पद खाली 5 स्कूलों में। तो अगर जितने बाकी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल हैं या मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के बारे में कर, तो मेरे को लगता है कि 250-300 पद खाली है। दूसरी तरफ से सरकार बोलती है कि हम हर साल 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, एजुकेशन के पद भरेंगे। मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूं, तो सारी कैलकुलेशन करें हम, प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक, तो 300 पद खाली है। अगर पीडब्ल्यू की बात करें, वहां पद खाली। इस तरह से जल शक्ति विभाग में पद खाली। तो सरकार को इस चीज की चिंता करना चाहिए। हमारा मेरा जो सरकार के साथ जो बार बार इसमें प्रश्न लगते हैं विधानसभा में, कि शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया जाए, कॉलेज की बिल्डिंगें बनाई जाए। हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं, 3 सिविल हॉस्पिटल। डलहौजी तो वहाँ हमारा शहरी एरिया है, वहाँ डॉक्टर की पोस्टें पूरी है। पर हम किहार की बात करें, वहाँ 8 पोस्टें सैंक्शन है, 1 डॉक्टर। सिविल हॉस्पिटल 25,000 पॉपुलेशन है वहाँ की। सलूनी की बात करें तो वहाँ 8 पोस्टें सैंक्शन है, तो मात्र 1 हमारा डॉक्टर और 7 पोस्टें खाली। नहीं तो ये भी बताइए ना लोगों को कि 2 साल पहले से ये रिक्त है जगह या अभी हुई है? जयराम ठाकुर की जब सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो कितने लोग डॉक्टर्स होते थे, कितने टीचर्स और लेक्चरर होते थे वहां पे? जो पीछे हमारी जयराम जी की सरकार रही, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारा सलूनी जो सीएससी थी, उसको अपग्रेड करके सिविल हॉस्पिटल जयराम जी ने दी। और साथ में सिविल हॉस्पिटल के लिए 5 करोड़ भी सैंक्शन किया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है। डॉक्टर हमारे 2 साल पहले 8 थे सलूनी में, डे नाइट सर्विस होती थी। जब से कांग्रेस सरकार आई है, 2 साल में 1 डॉक्टर वहां रहा, बाकी सब ट्रांसफर हो गए। क्या वहां की जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं चाहिए? सलूनी से चंबा 70 किलोमीटर, टांडा 150-200 किलोमीटर पड़ता है। जब कोई ऐसा पेशेंट होता है, कोई एक्सीडेंट केस होता है, इमरजेंसी होती है, तो वो तो हॉस्पिटल तक पहुंचते हुए दम तोड़ जाता। किहार की बात करें तो वहां 1 डॉक्टर। हमारी भाजपा की सरकार में 8 डॉक्टर थे। अंतर है। इसमें जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि दूरदार के क्षेत्र के लिए हमें डॉक्टर दिए जाएं, ताकि वहां की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिले। चलिए आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो कि अभी विपक्ष के नेता हैं, वो अपने पूरे विधायक के साथ आज विधानसभा के सदन से बाहर निकले
और बाहर निकल करके आज उन्होंने बेशक स्टार्टिंग से वो चाहे जंगली मुर्गा हो, दूध हो, गोबर हो, इसको लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ शीतकालीन सत्र में नजर आया। लेकिन बेरोजगारी पर चर्चा करने के लिए जब बात हुई, या जो शिक्षण संस्थान जयराम ठाकुर के रीजन में या उससे पहले चले आ रहे थे व्यवस्था परिवर्तन, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक नारा दिया कि हम सत्ता के सुख के लिए नहीं, व्यवस्था के परिवर्तन के लिए आए हैं। जयराम ठाकुर ने इस बात को बेहद लचीले तरीके से नहीं, मजबूत तरीके से पकड़ा और कहा कि आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था के पतन के लिए आए हैं, क्योंकि आपने खोले हुए शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया। और डीएस ठाकुर उसी बात को लेकर के अभी हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं कि बनीखेत जो कि काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, दूर दराज का इलाका है, जनजातीय क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका, अगर अगर आप तरीके से देखें तो पर्यावरण का बेहद घिरा हुआ इलाका है। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य अगर मजबूत किया जाए ठाकुर साहब, तो बहुत सारी चीजें आएंगी, एजुकेशन बढ़ेगा, हेल्थ वाइज अच्छे होंगे लोग, तो शायद वहां विकास भी होगा और न्यू जनरेशन जो नई पीढ़ी है वो दर बदर आगे की ओर बढ़ेगी, न कि वो पीछे की ओर जाएगी। हमारा जो क्षेत्र है, आप पहले मैं बता चुका हूं कि दूरदर का क्षेत्र है, बस तो हमें जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी होगी तो वहाँ का रहन सहन भी अच्छा होगा। हमारे बेटियां और हमारे लड़के पढ़ के आगे निकलेंगे तो वो इलाका भी खुशहाल होगा और धनवान भी होगा। जब अगर एजुकेशन ठीक नहीं होगी, हेल्थ ठीक नहीं होगी, सड़कें हमारी ठीक नहीं होगी, तो वो इलाका पिछड़ जाता। आगे हमारा पिछड़ा इलाका है, तो इस तरह से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिला चंबा वैसे पिछड़े क्षेत्र में आता है, केंद्र से काफी फंडिंग हो रही है और केंद्र से ही विकास हो रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, तो केंद्र से हम डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पानी की जो हमारी योजनाएं बड़ी बड़ी चली हुई हैं, 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो 2 साल से काम चले हुए युद्ध स्तर पे। सड़कों का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों के काम युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। पर जो हमारी सरकार से एक ही लड़ाई है कि सड़कों का तो केंद्र से काम हो रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग तो कांग्रेस सरकार ने देखना जो प्रेजेंट में है कि स्वास्थ्य के हॉस्पिटलों में डॉक्टर हों, एजुकेशन में टीचर हों, ताकि वहाँ के हमारे लड़के और हमारी बेटियां जो पढ़ के वहाँ से आगे निकलें, उस इलाके को नाम रोशन करें, तो ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, जब स्वास्थ्य को लेकर के या शिक्षा को लेकर के आपने सवाल उठाया सदन के अंदर, क्या मुकम्मल आपको एक जवाब मिला जो संतोषप्रद रहे? जब आप लौट के अपने विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, तो लोग बहुत सारे सवाल उठाएंगे। कुछ लोग खुश होंगे कि हमारा विधायक हमारे प्रदेश या हमारे जो विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, जो जज्बात है लोगों के, जो परेशानियां लोगों को, उसको उन्होंने विधानसभा के पटल पे रखा है। लेकिन क्या आपको संतुष्ट जवाब मिला इस सरकार से? बेशक वो शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, या फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही क्यों ना हो। अगर शिक्षा की बात करें तो 2 साल से मैं हमारे शिक्षा मंत्री माननीय रोहित ठाकुर जी से मैं प्रश्न कर रहा हूं कि इसको तुरंत ये स्थान भरे जाएं, यहाँ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर दिए जाएं, सीनियर सेकेंडरी में अपने लेक्चरार दिए जाएं, या हाई स्कूल में टीचरों की जो अलग अलग पोस्टों, आश्वासन ही मिलता है। आश्वासन मिलता है, बस बाकी हम करेंगे, पर करने से जब तक वो पद, जो रिक्त पद हैं एजुकेशन, वो भरे नहीं जाएंगे। सांडल साहब से क्या बात हुई? हालांकि एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, वो काफी, उनको एक लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति का, लेकिन सुलझे हुए व्यक्ति हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से? सांडल साहब कहते हैं कि हम बड़े जल्दी भरेंगे, पर परसों हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे बाथरी में, हमारे सीएससी में 2 डॉक्टर ट्रांसफर कर दिए थे, तो परसों मिले थे, कल उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। तो मैं, जो काम अच्छा हो रहा है तो हम माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात मानी। उनको पता है कि भी गांव का एरिया, वहां डॉक्टरों की आवश्यकता है, दिक्कत होती है, तो उन्होंने कैंसिल कर दी। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। सुक्खू सरकार आने के बाद खास करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने
टूरिज्म को लेकर के कई बार बड़े बड़े बयान दिए, और जहां से डीएस ठाकुर आते हैं, डलहौजी यानी बनीखेत विधानसभा क्षेत्र विश्व के मानचित्र पर आज भी नाम है। और कई दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो जिला चंबा का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ठाकुर साहब एक बात बताइए, जब दूर दराज इलाके से यानी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश से जब सैलानी वहां आते हैं, टूरिस्ट वहां पे आते हैं, अमूमन देखा गया है कि आपके यहाँ की स्ट्रीट लाइटें हैं जो वो आंख मिचौली करती है। और नो डाउट वो घंटों के लिए नहीं जाती है, कई दिनों के लिए जाती है। और जवाब ये आता है कि जी बिल का भुगतान न होने की वजह से उसके वो कट जाते हैं। ये क्या माजरा है और इस पर कैसे सुधार किया जा सकता है ताकि विश्व मानचित्र पर रहने वाला डलहौजी यूं हल्के में ना देखा जाए? व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो व्यवसाय नहीं बढ़ेगा, तो कईयों के रोजगार छीन जाएंगे। आप इसको किस तरीके से और वजह क्या है? आपने डलहौजी के बारे में प्रश्न पूछा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डलहौजी की जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो साल के 2-3 बार कट जाती हैं। तो मैंने जब इसके बारे में अधिकारियों से पता किया कि क्या रीजन है, क्यों कटती है, तो उन्होंने कहा बिल पेंडिंग है जो बिजली विभाग ने बोला। तो हमने ईओ डलहौजी से बात की तो उन्होंने कहा जी ये काफ़ी टाइम का पेंडिंग बिल है और उस पर सरचार्ज काफ़ी लग गया, हाँ जुड़ रहा है। तो हमने उसकी सारी जो विधानसभा में भी अभी शीतकालीन में प्रश्न लगाया तो उसमें जानकारी आई कि ये 5,88,00,000 का बिल पेंडिंग है, जिसमें 2 करोड़ के लगभग वो बिल है और वो डिपार्टमेंट उसको भर रहा है, प्रयास कर रहा है, पर जो सरचार्ज है उसमें भरने में वो असमर्थ है क्योंकि उनके पास इतने वहाँ इनकम के साधन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा विषय ज्वलंत मुद्दा है कि बाहर से पर्यटन आता है और वहाँ लाइट ना हो। एक दो भालू आजकल सड़कों में आ रहे हैं, 2 लोगों को तो उन्होंने घायल भी किया। तो इसके बारे में प्रश्न लगाया था कि डलहौजी पर्यटन नगरी है, सरकार को एक तो रेवेन्यू जनरेट होता है, दूसरा हमारे होटलिस्ट हैं उनके व्यवसाय में एक बड़ा ही बाधाएं आती हैं। तो अब सरकार ने आश्वासन तो दिया है, माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूं मैं, कि उन्होंने कहा कि हम सरचार्ज जो है इसको माफ करेंगे और जो नहीं ठीक है, सरचार्ज माफ करेंगे ये तो समझ में आता है, लेकिन ये बिजली का बिल किस तरफ तरीके का है? नगर परिषद डलहौजी की तरफ से नहीं पे किया गया या सरकार की कुछ कमियां रही? नहीं, उसमें नगर परिषद डलहौजी की इसमें कमी रही है क्योंकि 2013 से ये बिल जो है पेंडिंग चला हुआ है और 13 से लेकर आज 2024-25 भी अब मेरे ख्याल खत्म होने वाला ही है। तो ये पिछली जो एमसी रही है उनकी भी गलती रही है कि वो बिल टाइम का पे नहीं कर रहे थे। लोगों ने तो अपने जो टैक्सेस थे वो सब ने दिए, उसमें कोई कमी नहीं है। जो कमी रही है वो पिछली जो एमसी डलहौजी, ये करोड़ों रुपए के बिजली बिल की हाँ, रिकवरी कैसे होगी सर? तो इसकी रिकवरी तो जो सरचार्ज है, जब तक सरकार सहयोग नहीं करेगी तो जो एमसी डलहौजी है वो इतना बिल देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं इतने है। पैसे का उनके पास है नहीं, प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो इतना सरचार्ज लगा हुआ है, क्योंकि हर महीने जितना वो बिल आता है उतना तो उनके ऊपर सरचार्ज लग जाता है। फिर जो है वो जितने देते हैं उतना ही वो फिर बढ़ जाता है। तो है तो जो एमसी डलहौजी की जो के टाइम का पेंडिंग है, जिनके टाइम का, उनकी गलती रही कि उन्होंने उसको टाइम टू टाइम भरा नहीं और जो अधिकारी वहां लगे थे, नियुक्त किए हैं, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो गलती तो है उनकी। तो क्यों ना ठाकुर साहब ये काम किया जाए कि तब उस समय के तत्कालीन चेयरमैन, उस समय के तत्कालीन अधिकारियों से इसकी वसूली की जाए। अब वो बात आपकी ठीक है कि जो उस टाइम के चेयरमैन थे या उस टाइम के अधिकारी थे, वैसे अगर सरकार उनका भी जवाब तलब होना चाहिए, क्योंकि डलहौजी एक छोटा स्थान नहीं है जो विश्व के मानचित्र पे है। क्यों हुआ ऐसा, कौन कौन उसके जवाबदेह हैं? इसलिए कि डलहौजी की स्ट्रीट लाइट ना काटी जाए विभाग द्वारा और सरकार उसमें सहयोग करे ताकि उनका जो सरचार्ज वाला बिल है उसकी भी भरपाई हो
और आइंदा ऐसा ना हो कि हमारे जो सैलानी आते हैं उनके वो आए और दोबारा हटके नहीं आए। जब बिजली नहीं होगी तो कौन आएगा वहां पे, क्या देखेगा डलहौजी में। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन रहेगा कि ये जो सरचार्ज है इसको सरकार वन टाइम सेटलमेंट करके और जो पेंडिंग बिल है वो एमसी डलहौजी भरे, ताकि आइंदा ऐसा लाइटें ना काटी जाएं और जो इसका ऐसा मैसेज ना हो, ताकि पर्यटन जो है हमारा डलहौजी आए, हमारे जो वहाँ के होटलिस्ट हैं उनको भी उसका लाभ मिले और सरकार को भी उसका रेवेन्यू जनरेट हो। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, और मुझे लगता है कि हमारे दृष्टिकोण से भी और चंबा जिला के वो तमाम जो टूरिस्ट हैं, जो लोग चंबा जिला को जाते हैं, या वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो खास करके डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, यानी सुंडला की हम बात कर लें या चमेरा डैम से नीचे जो सड़क जाती है, सर अक्सर देखा जाता है कि बाइकर्स गिर जाते हैं, मौत हो जाती है, कार दुर्घटना होती है, मौत हो जाती है। कोई भी पैरापीट किनारे किनारे कई जगह ब्लैक स्पॉट हैं, वहां पर नहीं लगा। लेकिन वहां का एक बहुत अच्छी बात यह है कि लोकेशन बहुत अच्छा है चमेरा डैम का। क्यों ना टूरिज्म के हिसाब से चमेरा डैम से लेकर सुंडला, सलोनी, इन इन एरिया को अगर टूरिज्म के दृष्टिकोण से और बेहतर बनाया जा सके, ताकि टूरिस्ट वहां रुकें, स्थानीय लोगों को फायदा हो। और पैरापीट इसलिए कि चूंकि सिंगल रोड है, अब धीरे धीरे सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तो कई जगह ब्लैक स्पॉट है, ताकि लोगों को उसका नुकसान ना हो। जो बनीखेत से बाथरी से नीचे हमारा चमेरा फर्स्ट डैम होता हुआ बढ़ई माता का मंदिर भी है, और सलूनी और पदरी जोत तक जो एरिया बहुत खूबसूरत एरिया है, वहाँ भी पर्यटन को बढ़ावा देने से वहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार मिलेंगे। सलूनी की बात करें हम, या हम अंजनी माता की बात करें, या गढ़ माता की, या तेलका की, बहुत खूबसूरत एरिया है। एक तो हमारे रोड जो हैं वो सिंगल रोड हैं, जैसे बाथरी, सुंडला, लंगेरा। पिछली गवर्नमेंट के टाइम जयराम जी की सरकार में हमने उसको वर्ल्ड बैंक में केंद्र सरकार की ओर से उसकी हमें स्वीकृति मिली थी। अब उसकी डीपीआर 1 साल से बड़ी स्लो बन रही है जी। अगर डीपीआर सरकार जल्दी बना के, केंद्र का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक का पैसा आएगा, और जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं और जहाँ सड़क कोई वाइंडिंग होनी है, अगर वो अप टू भांदल के हार तक उसका जो इसका 90 किलोमीटर का एरिया बनता है, तो सरकार इसमें ध्यान दे और सड़कों का सुधार होगा तो टूरिस्ट हमारा स्पॉट बनेंगे और हमारे युवाओं को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। रही आपके वो जो क्रैश बैरियर की बात की आपने, कुछ एरिया तो चमेरा डैम में आता है। हमने पीछे भी विधानसभा में प्रश्न लगाया था, कुछ एरिया तो उन्होंने एनएचपीसी ने कवर किया। अभी तक काफी जो आपका तलेरू से लेकर और सुंडला तक काफी जगह ब्लैक स्पॉट है। वहां पे पीडब्ल्यू विभाग जो है ब्लैक स्पॉट में क्रैश बैरियर लगा के, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई मोटरसाइकिल ऐसा नीचे ना गिरे। आपने सही कहा, काफी गाड़ियां जो है डैम में गिर रही हैं, मोटरसाइकिल गिर रही हैं, कई अभी 8-10 बोर्ड जो एक्सीडेंट हुआ तो बॉडी तक नहीं मिली जी। तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं, सरकार तो ध्यान देगी, लेकिन सरकार वहां की विधायक नहीं है, विधायक डीएस ठाकुर है। आप ही क्या प्लानिंग चल रही है, क्या रोड मैप है? नहीं, हमने तो ये रोड मैप जो वहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ एनएचपीसी के एचओपी जी हैं, या हमारे वहाँ के अधिकारी, उनको बैठ के हमने उनके ध्यान में बात डाली है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इस क्रैश बैरियर जो एनएचपी का एरिया, एनएचपीसी का एरिया है वो लगाएंगे, और जो पीडब्ल्यू का एरिया है सलूनी डिवीजन का, तो उसमें भी एक्शन सलूनी से बात हुई है, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं। अब जितना उनके पास बजट होगा उतने लगा पाएंगे, क्योंकि अब बजट तो सरकार ने देना है, तो हम प्रयासरत हैं कि बाकी मतलब सरकार देखेगी। हाँ। चलते चलते एक छोटा सा सवाल, आप लगातार ये कह रहे हैं कि पता नहीं रोहित ठाकुर किनके दबाव में आ रहे हैं, किनके दबाव में आ रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए ना कि किनके दबाव में रोहित ठाकुर आ रहे हैं। चूंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की लीडर वहां पे रही हैं आशा जी, तो क्या आपको लगता है कि आशा जी की वजह से ये दबाव है कि नहीं जी, डीएस ठाकुर चूंकि वहां का विधायक है, बेशक सरकार हमारी हो, काम नहीं करना है? आप सही पॉइंट पे पहुंचे हैं। मुझे भी यही लग रहा है, जिस इलाके में कांग्रेस के कैंडिडेट आशा जी को लीड कम आई है, वो चाह रहे हैं कि यहाँ विकास ना हो, ये बंद हो जाए, वो बंद हो जाए, इसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो।
उनकी ऐसी मानसिकता मुझे नजर आ रही है। मैं चाहूंगा, देखो पिछली बार मैं भी हारा था 2017 में, मात्र 300 मतों से हारा था। तो हम तो विकास के हर काम किए। अगर आप बाथरी की बात करें तो हमने जयराम जी से वहां डेवलपमेंट ब्लॉक खुलाया, बनीखेत में डिग्री कॉलेज खोला गया, और पानी की बड़ी बड़ी स्कीमें लाए, सड़कों का हमने जाल बिछाया। हमने ये नहीं बोला कि हमें यहाँ से वोट नहीं बढ़े, यहाँ से हमें वोट नहीं। स्वास्थ्य की बात करें तो हमने हर, जैसे मैंने पिछले अभी आप विस्तार में कहा कि हर की बात हो, अपने सलूनी की बात हो, या हमारे बाथरी की बात हो, ढलौजी की बात हो, तेलका की हमारे हॉस्पिटल की बात हो, हमने सारे डॉक्टरों की भर्ती करवाई। हमने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। पर अब देखो, ऐसा जनमत को स्वीकार करना चाहिए, पर उनको ये लगता है कि ये लोग जो हैं, भोली भाली जनता है, सब जानती है किसके दबाव में रोहित ठाकुर जी हैं, वो काम करने में कतरा रहे हैं। पर जनता जो है इसका रोहित ठाकुर जी से साफ मांगेगी। अगर इन्होंने हमारे कॉलेज बंद किए तो हम सड़कों पे आएंगे, हमारे स्कूलों में अगर बंद किए तो हम सड़कों में आएंगे, क्योंकि सरकार की दूसरे मापदंड नहीं चलेंगे। एक तो ये कहते हैं कि डिनोटिफाई वो स्कूल होंगे जहां पे प्राइमरी में 5 से कम है, मिडिल में 15 से कम है, हाई में 20 से कम ना हो, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 25 और कॉलेज में 50। जब वो 2-2 साल से वहां टीचर नहीं होंगे, प्रोफेसर नहीं होंगे, तो बच्चे तो दूसरे स्कूलों में शिफ्ट होंगे। ये उनको, रोहित ठाकुर जी इसी टारगेट में है, जैसे संख्या कम होगी मैं डिनोटिफाई कर दूंगा। पर हम ऐसा नहीं करने देंगे, हम सड़कों में भी उतरेगी जनता। और हम ये आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि आप शिक्षा से खिलवाड़ ना करें, और जहां पे जहां पोस्टें खाली हैं वहां अध्यापक भेजें, प्रोफेसर भेजें, हमें सड़कों पे उतरने पे मजबूर ना करें। चलिए, शुक्रिया। तो हमारे साथ अभी मौजूदा डलहौजी बनीखेत विधानसभा क्षेत्र के विधायक DS ठाकुर थे और उन्होंने बड़े विस्तार से कहा। अमूमन जब सरकार बनती है तो कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, और जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बजट को अपने आड़ो हाथे लिया, बजट को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि प्रदेश का बजट को कंट्रोल करने का जो रास्ता है, जो रुख अख्तियार हुआ, वो थोड़ा धीरे धीरे गलत रास्ते पर जा रहा है। लोग अब बवाल मचाने को तैयार हैं, या तो वो विपक्ष की बात कर लें, या ऐसे स्कूल जहां उनके बच्चे, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसको डिनोटिफाइड किया गया। अब अगर शिक्षा बांटने की जगह शिक्षा को आप कम करेंगे, शिक्षण संस्थान की डिनोटिफाई आप करेंगे, तो उससे बजट कितना बच पाएगा? डॉक्टर्स की जहां कमी है वहां डॉक्टर नहीं जाएंगे, तो उन विधानसभा क्षेत्र के, उन पंचायत के, उन गांव की जो स्वास्थ्य रेखा है वो कितनी बिगड़ सकती है, ये आपको पता होगा। इसलिए डॉक्टर्स कम करना, बहाली नहीं करना, रिक्त स्थान को पूरा नहीं करना, इससे भी शायद बजट नहीं बच सकता है। लेकिन जाते जाते DS ठाकुर ने अपनी प्रतिद्वंदी आशा जी पर एक बेहतरीन गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो नहीं चाहती कि उन DS ठाकुर के रीजन में वहां सचमुच कांग्रेस की सरकार विकास कर पाए। अब देखना यह होगा कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल हों, या टूरिज्म के कैबिनेट रैंक के मंत्री RS बाली हों, क्या वो किसी एक व्यक्ति के कहने पर सरकार जो विकास की गाथा गा रही है उसको रोकते हैं, या खुद सूबे के मुख्यमंत्री सुक्खू जी इस पर ध्यान देंगे? अपने सहयोगी वैशाली पटियाल के साथ मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत, और देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ RV7 न्यूज के साथ। तो इस तरह हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। अब तमाम जो लीडर्स हैं, मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, अगली कार्रवाई के लिए अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए कूच कर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 18 तारीख से लेकर 21 दिसंबर तक चलने वाले इस विधानसभा का शीतकालीन सत्र में लोअर हिमाचल को क्या कुछ दे गई सरकार, और किस बात को लेकर के चर्चा हुई। बहरहाल फिलहाल हमारे साथ डलहौजी विधानसभा यानी बनीखेत विधानसभा सीट से
वहां के विधायक DS ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और बात आज बनीखेत की होगी, बात आज डलहौजी की होगी, बात विकास की होगी और मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री से कितना कुछ सहयोग ले पा रहे हैं DS ठाकुर, क्योंकि इस वक्त वहां का आधिकारिक तौर पर कहे जाने वाला कि बेटा हूं नेता नहीं हूं, बेटा इस वक्त विपक्ष में बैठा है, तो विकास के काम कैसे हो रहे हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है, सवाल आपकी तरफ से भी लगे, नो डाउट आपने अपने विधानसभा सीट के जनहित के मुद्दे उठाए होंगे, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, किस तरीके से क्या लगता है कि जो 4 दिन का सत्र था, बेसिकली अगर हम बनीखेत की बात करें, विधानसभा की, डलहौजी विधानसभा की बात करें, तो कितना उपयोगी साबित हुआ? डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के हमने शीतकालीन सत्र तपोवन धर्मशाला में सेशन में हमने अपने विधानसभा के जो मुद्दे थे रखे। हमारा जो उसमें विशेष उसमें रहा, प्रश्न भी रहे और सरकार से हमने जानने की कोशिश भी की। शिक्षा के स्तर पे हमारे डलहौजी विधानसभा क्षेत्र काफी फैला हुआ क्षेत्र, 300 किलोमीटर के दायरे में दूरदार का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें कॉलेज हमारी विधानसभा में 4 कॉलेज आते हैं और उसमें हमने पूछा था कि कितने पद खाली हैं। तो बनीखेत कॉलेज, भलई कॉलेज, तेलका और सलोनी कॉलेज के 28 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद खाली हैं और जिससे हमारे जो बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं उनको बहुत समस्या आ रही है। अगर लेक्चरार नहीं होंगे तो बच्चे दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो जाएंगे। अब भले ही कॉलेज की बात करूं तो वहां 12 पद खाली है प्रोफेसर के, मात्र 2 प्रोफेसर हैं वहां पे। तो बच्चे हाल में जो हमारी वहां की बेटियां पढ़ती हैं, लड़के पढ़ रहे हैं गरीब परिवारों की, जब वहां प्रोफेसर नहीं होंगे तो स्वाभाविक हो जाएंगे दूसरे कॉलेज में या घर बैठ जाएंगे। तो मेरा प्रश्न था शिक्षा मंत्री जी से कि भी कब आपकी इन पदों को भरेंगे। ठीक है। तो वो कहते तो हैं पर भरते नहीं हैं। पता नहीं डलहौजी कंस्टिट्यूएंसी शिक्षा का वो विकास नहीं करना चाहते या किसी के प्रेशर में आ जाते हैं। और दूसरा, भले ही कॉलेज की बात करें तो वहाँ पिछली जयराम की सरकार में 5.5 करोड़ रुपये जो है कॉलेज के भवन के लिए स्वीकृत हुआ था। अभी कॉलेज उस टेंडर हुआ तो BSNL जो ये की ओर से टेंडर हुआ और लोएस्ट कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर भी खुल गया, तो वो मंत्री महोदय ने रोक दिया। जब मेरी बात हुई उनसे तो कहते जी यहाँ बच्चे कम हैं। अब जो 150 बच्चे थे, तो जब वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं होंगे तो बच्चे दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होंगे। ना तो ये प्रोफेसर दे रहे हैं, ना कॉलेज की बिल्डिंग बनने दे रहे हैं। तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शिक्षा मंत्री जी डलहौजी क्षेत्र की शिक्षा का स्तर को या तो वो नीचे कर रहे हैं या वो वहाँ बच्चों के पढ़ाई के लिए प्रोफेसर नहीं भेजना चाहते। तो इसमें मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि जो बिल्डिंग का टेंडर हुआ था उसको अवार्ड किया जाए और उस भवन का निर्माण शुरू हो ताकि बच्चों को जल्दी कॉलेज का बिल्डिंग तैयार हो जाए और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। बड़ा अच्छा लगा DS ठाकुर साहब की, मतलब DS ठाकुर से बात की हमने, और चूंकि कई ऐसे आपके इलाके हैं, DS ठाकुर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इन्होंने बताया कि 300 किलोमीटर का दायरा है, सुंडला, किहार, जो काफी लंगेरा रास्ता, काफी मतलब उसके जनजातीय क्षेत्र बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जनजातीय क्षेत्र से आता है और ऐसे में अगर पिछड़ा क्षेत्र में आता है, और अगर ऐसे में आपका विधायक किसी मीडिया से बात कर रहा हो और स्टार्टिंग से ही वो फोकस कर रहा हो एजुकेशन पर, बकायदा हमने कई इंटरव्यू किए हैं, आपने भी देखा होगा, जब हम नेता से कोई बात पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बोलते जी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अमूमन आपको ये देखने को मिलेगा कि जल्दी लीडर्स एजुकेशन पे कोई चर्चा करना नहीं चाहते। ठाकुर साहब, कितने दिनों से ये एजुकेशन के लिए जो आप प्रोफेसर की मांग कर रहे हैं, कितने दिनों से ये पद रिक्त चला रहा है? ये 2 सालों से, जब से कांग्रेस की सरकार आई है सत्ता में, तब से ये पद खाली हो गए हैं। हम 2 साल से शिक्षा मंत्री से बार बार मांग कर रहे हैं।
अभी पिछले 2 महीने पहले शिक्षा मंत्री जी रोहित ठाकुर जी तेलका में उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन का शिलान्यास किया। मंत्री जी आए, शिलान्यास किया और हमें उसकी जानकारी तक नहीं थी। जब हम भले माता मंदिर में मत्था टेकने गए तो वहां हम और मंत्री जी भी आए, तो मैंने सारी समस्याएं रखी और उन्होंने माना कि नहीं, मैं जल्द बिल्डिंग का काम भी शुरू कराऊंगा, जो पद रिक्त हैं भले ही कॉलेज के उनको भरूंगा भी। और अब 2 महीने तक कोई भी ना तो टेंडर अवार्ड होने दिया उन्होंने, ना कोई पद भरा। इस तरह से ही तेलका में एफसीए केस क्लियर है, 5.5 करोड़ रुपया भी पिछली सरकार के टाइम में उसकी सैंक्शन मिल चुकी है, विभाग के खाते में पैसे आ गए हैं, अभी तक टेंडर नहीं लगाया उसका। तो ऐसे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है वह शिक्षा के स्तर को बढ़ाना नहीं चाह रहे, नाइंसाफी कर रहे हैं। हाँ, नाइंसाफी करें, जो हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इस तरह से हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, आप जो अपना नडल की बात करें, उधर आप ग्राउंड स्कूल की बात करें, या सलूनी के साथ लगता हमारा सिंगाधार की बात करें, या हमारा छनाणु सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें, मैंने 5 स्कूल का जो रिक्त पद हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल को, वो मैंने विधानसभा में प्रश्न रखा था। तो उसमें 50 पद खाली 5 स्कूलों में। तो अगर जितने बाकी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल हैं या मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के बारे में कर दो, मेरे को लगता है कि 250-300 पद खाली है। दूसरी तरफ से सरकार बोलती है कि हम हर साल 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, एजुकेशन के पद भरेंगे। मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूं तो सारी कैलकुलेशन करें, हम प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक तो 300 पद खाली है। अगर पीडब्ल्यू की बात करें वहां पद खाली, इस तरह से जल शक्ति विभाग में पद खाली। तो सरकार को इस चीज की चिंता करना चाहिए। मेरा जो सरकार के साथ जो बार बार इसमें प्रश्न लगते हैं विधानसभा में कि शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया जाए, कॉलेज की बिल्डिंगें बनाई जाए। हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं, 3 सिविल हॉस्पिटल, डलहौजी तो वहाँ हमारा शहरी एरिया है, वहाँ डॉक्टर की पोस्टें पूरी है। पर हम किहार की बात करें, वहाँ 8 पोस्टें सैंक्शन है, 1 डॉक्टर। सिविल हॉस्पिटल 25,000 पॉपुलेशन है वहाँ की। सलूनी की बात करें तो वहाँ 8 पोस्टें सैंक्शन है, तो मात्र 1 हमारा डॉक्टर और 7 पोस्टें खाली। तो ये भी बताइए ना लोगों को कि 2 साल पहले से ये रिक्त है जगह या अभी हुई है? जयराम ठाकुर की जब सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो कितने लोग डॉक्टर्स होते थे, कितने टीचर्स और लेक्चरर होते थे वहां पे? जो पीछे हमारी जयराम जी की सरकार रही, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारा सलूनी जो सीएससी थी उसको अपग्रेड करके सिविल हॉस्पिटल जयराम जी ने दिए, और साथ में सिविल हॉस्पिटल के लिए 5 करोड़ भी सैंक्शन किया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है। डॉक्टर हमारे 2 साल पहले 8 थे सलूनी में, डे नाइट सर्विस होती थी। जब से कांग्रेस सरकार आई है 2 साल में 1 डॉक्टर वहां रहा, बाकी सब ट्रांसफर हो गए। क्या वहां की जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं चाहिए? सलूनी से चंबा 70 किलोमीटर, टांडा 150-200 किलोमीटर पड़ता है। जब कोई ऐसा पेशेंट होता है, कोई एक्सीडेंट केस होता है, इमरजेंसी होती है, तो वो तो हॉस्पिटल तक पहुंचते हुए दम तोड़ जाता। किहार की बात करें तो वहां 1 डॉक्टर, हमारी भाजपा की सरकार में 8 डॉक्टर थे। अंतर है। इसमें जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि दूर दराज के क्षेत्र के लिए हमें डॉक्टर दिए जाएं ताकि वहां की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिले। चलिए आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि अभी विपक्ष के नेता हैं, वो अपने पूरे विधायक के साथ आज विधानसभा के सदन से बाहर निकले, और बाहर निकल करके आज उन्होंने बेशक स्टार्टिंग से वो चाहे जंगली मुर्गा हो, दूध हो, गोबर हो, इसको लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ शीतकालीन सत्र में नजर आया। लेकिन बेरोजगारी पर चर्चा करने के लिए जब बात हुई, या जो शिक्षण संस्थान जयराम ठाकुर के रीजन में या उससे पहले
चले आ रहे थे व्यवस्था परिवर्तन, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक नारा दिया कि हम सत्ता के सुख के लिए नहीं, व्यवस्था के परिवर्तन के लिए आए हैं। जयराम ठाकुर ने इस बात को बेहद लचीले तरीके से नहीं, मजबूत तरीके से पकड़ा और कहा कि आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था के पतन के लिए आए हैं, क्योंकि आपने खोले हुए शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया। और डीएस ठाकुर उसी बात को लेकर के अभी हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं कि बनीखेत जो कि काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, दूर दराज का इलाका है, जनजातीय क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका हुआ, अगर अगर आप तरीके से देखें तो पर्यावरण का बेहद घिरा हुआ इलाका है। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य अगर मजबूत किया जाए ठाकुर साहब, तो बहुत सारी चीजें आएंगी, एजुकेशन बढ़ेगा, हेल्थ वाइज अच्छे होंगे लोग, तो शायद वहां विकास भी होगा और न्यू जनरेशन जो नई पीढ़ी है वो दर बदर आगे की ओर बढ़ेगी, ना कि वो पीछे की ओर जाएगी। हमारा जो क्षेत्र है, आप पहले मैं बता चुका हूं कि दूर दराज का क्षेत्र है, बस तो हमें जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी होगी तो वहाँ का रहन सहन भी अच्छा होगा। हमारे बेटियां और हमारे लड़के पढ़ के आगे निकलेंगे तो वो इलाका भी खुशहाल होगा और धनवान भी होगा। जब अगर एजुकेशन ठीक नहीं होगी, हेल्थ ठीक नहीं होगी, सड़कें हमारी ठीक नहीं होगी, तो वो इलाका पिछड़ जाता, आगे हमारा पिछड़ा इलाका है। तो इस तरह से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिला चंबा वैसे पिछड़े क्षेत्र में आता है, केंद्र से काफ़ी फंडिंग हो रही है और केंद्र से ही विकास हो रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, तो केंद्र से हम डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पानी की जो हमारी योजनाएं बड़ी बड़ी चली हुई हैं, 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो 2 साल से काम चले हुए युद्ध स्तर पे। सड़कों का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों का काम युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। पर जो हमारी सरकार से एक ही लड़ाई है कि सड़कों का तो केंद्र से काम हो रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग तो कांग्रेस सरकार ने देखना जो प्रेजेंट में है कि स्वास्थ्य के हॉस्पिटलों में डॉक्टर हों, एजुकेशन में टीचर हों, ताकि वहाँ के हमारे लड़के और हमारी बेटियां जो पढ़ के वहाँ से आगे निकलें, उस इलाके को नाम रोशन करें, तो ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, जब स्वास्थ्य को लेकर के या शिक्षा को लेकर के आपने सवाल उठाया सदन के अंदर, क्या मुकम्मल आपको एक जवाब मिला जो संतोषप्रद रहे? जब आप लौट के अपने विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, तो लोग बहुत सारे सवाल उठाएंगे। कुछ लोग खुश होंगे कि हमारा विधायक हमारे प्रदेश या हमारे जो विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, जो जज्बात है लोगों के, जो परेशानियां लोगों को, उसको उन्होंने विधानसभा के पटल पे रखा है। लेकिन क्या आपको संतुष्ट जवाब मिला इस सरकार से? बेशक वो शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, या फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही क्यों ना हो। अगर शिक्षा की बात करें तो 2 साल से मैं हमारे शिक्षा मंत्री माननीय रोहित ठाकुर जी से मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि इसको तुरंत ये स्थान भरे जाएं, यहाँ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर दिए जाएं, सीनियर सेकेंडरी में अपने लेक्चरार दिए जाएं, या हाई स्कूल में टीचरों की जो अलग अलग पोस्टों, आश्वासन ही मिलता है। आश्वासन मिलता है, बस बाकी हम करेंगे, पर करने से जब तक वो पद, जो रिक्त पद हैं एजुकेशन, वो भरे नहीं जाएंगे। सैंडल साहब से क्या बात हुई? हालांकि एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, वो काफी, उनको एक लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति का, लेकिन सुलझे हुए व्यक्ति हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से? सैंडल साहब कहते हैं कि हम बड़े जल्दी भरेंगे, पर परसों हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, बाथरी में हमारे सीएससी में 2 डॉक्टर ट्रांसफर कर दिए थे, तो परसों मिले थे, कल उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। तो मैं, जो काम अच्छा हो रहा है तो हम माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात मानी। उनको पता है कि भी गांव का एरिया है, वहां डॉक्टरों की आवश्यकता है, दिक्कत होती है, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। सुक्खू सरकार आने के बाद खास करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टूरिज्म को लेकर के कई बार बड़े बड़े बयान दिए, और जहां से डीएस ठाकुर आते हैं, डलहौजी यानी बनीखेत विधानसभा क्षेत्र विश्व के मानचित्र पर आज भी नाम है। और कई दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो जिला चंबा का एक महत्वपूर्ण स्थल है।
इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ठाकुर साहब एक बात बताइए, जब दूर दराज इलाके से यानी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश से जब सैलानी वहां आते हैं, टूरिस्ट वहां पे आते हैं, अमूमन देखा गया है कि आपके यहाँ की स्ट्रीट लाइटें हैं जो वो आंख मिचौली करती है। और नो डाउट वो घंटों के लिए नहीं जाती है, कई दिनों के लिए जाती है। और जवाब ये आता है कि जी बिल का भुगतान न होने की वजह से उसके वो कट जाते हैं। ये क्या माजरा है और इस पर कैसे सुधार किया जा सकता है ताकि विश्व मानचित्र पर रहने वाला डलहौजी यूं हल्के में ना देखा जाए? व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो व्यवसाय नहीं बढ़ेगा, तो कईयों के रोजगार छीन जाएंगे। आप इसको किस तरीके से और वजह क्या है? आपने डलहौजी के बारे में प्रश्न पूछा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डलहौजी की जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो साल के 2-3 बार कट जाती हैं। तो मैंने जब इसके बारे में अधिकारियों से पता किया कि क्या रीजन है, क्यों कटती है, तो उन्होंने कहा बिल पेंडिंग है जो बिजली विभाग ने बोला। तो हमने ईओ डलहौजी से बात की तो उन्होंने कहा जी ये काफ़ी टाइम का पेंडिंग बिल है और उस पर सरचार्ज काफ़ी लग गया, हाँ जुड़ रहा है। तो हमने उसकी सारी जो विधानसभा में भी अभी शीतकालीन में प्रश्न लगाया तो उसमें जानकारी आई कि ये 5,88,00,000 का बिल पेंडिंग है, जिसमें 2 करोड़ के लगभग वो बिल है और वो डिपार्टमेंट उसको भर रहा है, प्रयास कर रहा है, पर जो सरचार्ज है उसमें भरने में वो असमर्थ है क्योंकि उनके पास इतने वहाँ इनकम के साधन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा विषय ज्वलंत मुद्दा है कि बाहर से पर्यटन आता है और वहाँ लाइट ना हो। एक तो भालू आजकल सड़कों में आ रहे हैं, 2 लोगों को तो उन्होंने घायल भी किया। तो इसके बारे में प्रश्न लगाया था कि डलहौजी पर्यटन नगरी है, सरकार को एक तो रेवेन्यू जनरेट होता है, दूसरा हमारे होटलिस्ट हैं उनके व्यवसाय में एक बड़ी बाधाएं आती हैं। तो अब सरकार ने आश्वासन तो दिया है, माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूं मैं, कि उन्होंने कहा कि हम सरचार्ज जो है इसको माफ करेंगे और जो ठीक है, सरचार्ज माफ करेंगे ये तो समझ में आता है, लेकिन ये बिजली का बिल किस तरफ तरीके का है? नगर परिषद डलहौजी की तरफ से नहीं पे किया गया या सरकार की कुछ कमियां रही? नहीं, उसमें नगर परिषद डलहौजी की इसमें कमी रही है क्योंकि 2013 से ये बिल जो है पेंडिंग चला हुआ है और 13 से लेकर आज 2024-25 भी अब मेरे ख्याल खत्म होने वाला ही है। तो ये पिछली जो एमसी रही है उनकी भी गलती रही है कि वो बिल टाइम का पे नहीं कर रहे थे। लोगों ने तो अपने जो टैक्सेस थे वो सब दे दिए, उसमें कोई कमी नहीं है। जो कमी रही है वो पिछली जो एमसी डलहौजी, ये करोड़ों रुपए के बिजली बिल की रिकवरी कैसे होगी सर? तो इसकी रिकवरी तो जो सरचार्ज है, जब तक सरकार सहयोग नहीं करेगी तो जो एमसी डलहौजी है वो इतना बिल देने में सक्षम नहीं है क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं इतने है। पैसे का उनके पास है नहीं, प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो इतना सरचार्ज लगा हुआ है, क्योंकि हर महीने जितना वो बिल आता है उतना तो उनके ऊपर सरचार्ज लग जाता है। फिर जो है वो जितने देते हैं उतना ही वो फिर बढ़ जाता है। तो है तो जो एमसी डलहौजी की जो के टाइम का पेंडिंग है, जिनके टाइम का, उनकी गलती रही कि उन्होंने उसको टाइम टू टाइम भरा नहीं और जो अधिकारी वहाँ लगे थे, नियुक्त किए हैं, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो गलती तो है उनकी। तो क्यों ना ठाकुर साहब ये काम किया जाए कि तब उस समय के तत्कालीन चेयरमैन, उस समय के तत्कालीन अधिकारियों से इसकी वसूली की जाए। अब वो बात आपकी ठीक है कि जो उस टाइम के चेयरमैन थे या उस टाइम के अधिकारी थे, वैसे अगर सरकार उनका भी जवाब तलब होना चाहिए, क्योंकि डलहौजी एक छोटा स्थान नहीं है जो विश्व के मानचित्र पे है। क्यों हुआ ऐसा, कौन कौन उसके जवाबदेह हैं? इसलिए कि डलहौजी की स्ट्रीट लाइट ना काटी जाए विभाग द्वारा और सरकार उसमें सहयोग करे ताकि उनका जो सरचार्ज वाला बिल है उसकी भी भरपाई हो और आइंदा ऐसा ना हो कि हमारे जो सैलानी आते हैं उनके वो आए और दोबारा हटके नहीं आए। जब बिजली नहीं होगी तो कौन आएगा वहाँ पे, क्या देखेगा डलहौजी में? तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन रहेगा कि ये जो सरचार्ज है इसको सरकार वन टाइम सेटलमेंट करके
और जो पेंडिंग बिल है वो एमसी डलहौजी भरे, ताकि आइंदा ऐसा लाइटें ना काटी जाएं और जो इसका ऐसा मैसेज ना हो, ताकि पर्यटन जो है हमारा डलहौजी आए, हमारे जो वहाँ के होटलिस्ट हैं उनको भी उसका लाभ मिले और सरकार को भी उसका रेवेन्यू जनरेट हो। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, और मुझे लगता है कि हमारे दृष्टिकोण से भी और चंबा जिला के वो तमाम जो टूरिस्ट हैं, जो लोग चंबा जिला को जाते हैं, या वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो खास करके डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, यानी सुंडला की हम बात कर लें या चमेरा डैम से नीचे जो सड़क जाती है, सर अक्सर देखा जाता है कि बाइकर्स गिर जाते हैं, मौत हो जाती है, कार दुर्घटना होती है, मौत हो जाती है। कोई भी पैरापीट किनारे किनारे कई जगह ब्लैक स्पॉट हैं, वहां पर नहीं लगा। लेकिन वहां का एक बहुत अच्छी बात यह है कि लोकेशन बहुत अच्छा है चमेरा डैम का। क्यों ना टूरिज्म के हिसाब से चमेरा डैम से लेकर सुंडला, सलोनी, इन इन एरिया को अगर टूरिज्म के दृष्टिकोण से और बेहतर बनाया जा सके, ताकि टूरिस्ट वहां रुकें, स्थानीय लोगों को फायदा हो। और पैरापीट इसलिए कि चूंकि सिंगल रोड है, अब धीरे धीरे सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तो कई जगह ब्लैक स्पॉट है, ताकि लोगों को उसका नुकसान ना हो। जो बनीखेत से बाथरी से नीचे हमारा चमेरा फर्स्ट डैम है, होता हुआ बढ़ई माता का मंदिर भी है, और सलूनी और पदरी जोत तक जो एरिया बहुत खूबसूरत एरिया है। वहाँ भी पर्यटन को बढ़ावा देने से वहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार मिलेंगे। सलूनी की बात करें हम, या हम अंजनी माता की बात करें, या गढ़ माता की, या तेलका की, बहुत खूबसूरत एरिया है। एक तो हमारे रोड जो हैं वो सिंगल रोड है, जैसे बाथरी, सुंडला, लंगेरा। पिछली गवर्नमेंट के टाइम जयराम जी की सरकार में हमने उसको वर्ल्ड बैंक में केंद्र सरकार की ओर से उसकी हमें स्वीकृति मिली थी। अब उसकी डीपीआर 1 साल से बड़ी स्लो बन रही है जी। अगर डीपीआर सरकार जल्दी बना के, केंद्र का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक का पैसा आएगा, और जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं और जहाँ सड़क कोई वाइंडिंग होनी है, अगर वो अप टू भांदल के हार तक उसका जो इसका 90 किलोमीटर का एरिया बनता है, तो सरकार इसमें ध्यान दे और सड़कों का सुधार होगा तो टूरिस्ट हमारा स्पॉट बनेंगे और हमारे युवाओं को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। रही आपके वो जो क्रैश बैरियर की बात की आपने, कुछ एरिया तो चमेरा डैम में आता है। हमने पीछे भी विधानसभा प्रश्न लगाया था, कुछ एरिया तो उन्होंने एनएचपीसी ने कवर किया। अभी तक काफी जो आपका तलेरू से लेकर और सुंडला तक काफी जगह ब्लैक स्पॉट है। वहां पे पीडब्ल्यू विभाग जो है ब्लैक स्पॉट में क्रैश बैरियर लगा के, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई मोटरसाइकिल ऐसा नीचे ना गिरे। आपने सही कहा, काफी गाड़ियां जो है डैम में गिर रही हैं, मोटरसाइकिल गिर रही हैं, कई अभी 8-10 बोर्ड जो एक्सीडेंट हुआ तो बॉडी तक नहीं मिली जी। तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं, सरकार तो ध्यान देगी, लेकिन सरकार वहां की विधायक नहीं है, विधायक डीएस ठाकुर है। आप ही क्या प्लानिंग चल रही है, क्या रोड मैप है? नहीं, हमने तो ये रोड मैप जो वहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ एनएचपीसी के एचओपी जी हैं, या हमारे वहाँ के अधिकारी, उनको बैठ के हमने उनके ध्यान में बात डाली है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इस क्रैश बैरियर जो एनएचपी का एरिया, एनएचपीसी का एरिया है वो लगाएंगे, और जो पीडब्ल्यूडी का एरिया है सलूनी डिवीजन का, तो उसमें भी एक्शन सलूनी से बात हुई है, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं। अब जितना उनके पास बजट होगा उतने लगा पाएंगे, क्योंकि अब बजट तो सरकार ने देना है, तो हम प्रयासरत हैं कि बाकी मतलब सरकार देखेगी। हाँ। चलते चलते एक छोटा सा सवाल, आप लगातार ये कह रहे हैं कि पता नहीं रोहित ठाकुर किनके दबाव में आ रहे हैं, किनके दबाव में आ रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए ना कि किनके दबाव में रोहित ठाकुर आ रहे हैं। चूंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की लीडर वहां पे रही हैं आशा जी, तो क्या आपको लगता है कि आशा जी की वजह से ये दबाव है कि नहीं जी, डीएस ठाकुर चूंकि वहां का विधायक है, बेशक सरकार हमारी हो, काम नहीं करना है? आप सही पॉइंट पे पहुंचे हैं। मुझे भी यही लग रहा है, जिस इलाके में कांग्रेस के कैंडिडेट आशा जी को लीड कम आई है, वो चाह रहे हैं कि यहाँ विकास ना हो, ये बंद हो जाए, वो बंद हो जाए, इसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो। उनकी ऐसी मानसिकता मुझे नजर आ रही है। मैं चाहूंगा, देखो पिछली बार मैं भी हारा था 2017 में, मात्र 300 मतों से हारा था, तो हम तो विकास के हर काम किए। अगर आप बाथरी की बात करें तो हमने जयराम जी से वहाँ डेवलपमेंट ब्लॉक खुलाया,
बनीखेत में डिग्री कॉलेज खोला गया और पानी की बड़ी बड़ी स्कीमें लाए, सड़कों का हमने जाल बिछाया। हमने ये नहीं बोला कि हमें यहाँ से वोट नहीं बढ़े, यहाँ से हमें वोट नहीं। स्वास्थ्य की बात करें तो हमने हर, जैसे मैंने पिछले अभी आप विस्तार में कहा कि हर की बात हो, अपने सलूनी की बात हो, या हमारे बाथरी की बात हो, ढलौजी की बात हो, तेलका की हमारे हॉस्पिटल की बात हो, हमने सारे डॉक्टरों की भर्ती करवाई। हमने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। पर अब देखो, ऐसा जनमत को स्वीकार करना चाहिए, पर उनको ये लगता है कि ये लोग जो हैं, भोली भाली जनता है, सब जानती है किसके दबाव में रोहित ठाकुर जी हैं, वो काम करने में कतरा रहे हैं। पर जनता जो है इसका रोहित ठाकुर जी से साफ मांगेगी। अगर इन्होंने हमारे कॉलेज बंद किए तो हम सड़कों पे आएंगे, हमारे स्कूलों में अगर बंद किए तो हम सड़कों में आएंगे, क्योंकि सरकार की दूसरे मापदंड नहीं चलेंगे। एक तो ये कहते हैं कि डिनोटिफाई वो स्कूल होंगे जहां पे प्राइमरी में 5 से कम है, मिडिल में 15 से कम है, हाई में 20 से कम ना हो, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 25 और कॉलेज में 50। जब वो 2-2 साल से वहां टीचर नहीं होंगे, प्रोफेसर नहीं होंगे, तो बच्चे तो दूसरे स्कूलों में शिफ्ट होंगे। ये उनको, रोहित ठाकुर जी इसी टारगेट में है, जैसे संख्या कम होगी मैं डिनोटिफाई कर दूंगा। पर हम ऐसा नहीं करने देंगे, हम सड़कों में ही उतरेगी जनता। और हम ये आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि आप शिक्षा से खिलवाड़ ना करें, और जहां पे जहां पोस्टें खाली हैं वहां अध्यापक भेजें, प्रोफेसर भेजें, हमें सड़कों पे उतरने पे मजबूर ना करें। चलिए, शुक्रिया। तो हमारे साथ अभी मौजूदा डलहौजी बनीखेत विधानसभा क्षेत्र के विधायक DS ठाकुर थे और उन्होंने बड़े विस्तार से कहा। अमूमन जब सरकार बनती है तो कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, और जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बजट को अपने आड़ो हाथे लिया, बजट को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि प्रदेश का बजट को कंट्रोल करने का जो रास्ता है, जो रुख अख्तियार हुआ, वो थोड़ा धीरे धीरे गलत रास्ते पर जा रहा है। लोग अब बवाल मचाने को तैयार हैं, या तो वो विपक्ष की बात कर लें, या ऐसे स्कूल जहां उनके बच्चे, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसको डिनोटिफाइड किया गया। अब अगर शिक्षा बांटने की जगह शिक्षा को आप कम करेंगे, शिक्षण संस्थान की डिनोटिफाई आप करेंगे, तो उससे बजट कितना बच पाएगा? डॉक्टर्स की जहां कमी है वहां डॉक्टर नहीं जाएंगे, तो उन विधानसभा क्षेत्र के, उन पंचायत के, उन गांव की जो स्वास्थ्य रेखा है वो कितनी बिगड़ सकती है, ये आपको पता होगा। इसलिए डॉक्टर्स कम करना, बहाली नहीं करना, रिक्त स्थान को पूरा नहीं करना, इससे भी शायद बजट नहीं बच सकता है। लेकिन जाते जाते DS ठाकुर ने अपनी प्रतिद्वंदी आशा जी पर एक बेहतरीन गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो नहीं चाहती कि उन DS ठाकुर के रीजन में वहां सचमुच कांग्रेस की सरकार विकास कर पाए। अब देखना यह होगा कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल हों, या टूरिज्म के कैबिनेट रैंक के मंत्री RS बाली हों, क्या वो किसी एक व्यक्ति के कहने पर सरकार जो विकास की गाथा गा रही है उसको रोकते हैं, या खुद सूबे के मुख्यमंत्री सुक्खू जी इस पर ध्यान देंगे? अपने सहयोगी वैशाली पटियाल के साथ मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत, और देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ RV7 न्यूज के साथ।